बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशर अहमद, लेक्चरर बायोलॉजी इन द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, ये जो क्वेश्चन है पंजाब यूनिवर्सिटी के एमफिल और एमएस के टेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा मेरे से पूछा गया है। तो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, तो एक वो फॉर्मल सी वीडियो थी, तो डिटेल वीडियो नहीं बनाई गई थी। तो बच्चे दिन रात ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो होप्स हो कि ये आज की ये जो वीडियो की मेहनत है ये सबको पसंद आएगी, और होप्स हो कि ये सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो एंड तक जरूर देखिएगा। ईच एंड एवरीथिंग मैंने जो जो एमफिल का प्रोसेस है या एमएस का प्रोसेस है, सारा कुछ इसके अंदर गाइड किया है। तो इवन मैं इसके अंदर पीएचडी के बारे में भी इंशाल्लाह गाइड करूंगा कि पीएचडी का टेस्ट किस तरह से होता है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, खास तौर पर जोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि मैं जोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। मेरी एमएससी, एमफिल और पीएचडी तीनों ही पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं। तो मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी का। तो मैं इंशाल्लाह होप सो ईच एंड एवरी स्टेप है वो आपको गाइड करूंगा। तो पहले एमफिल और एमएस के टेस्ट के बारे में गाइड करूंगा, और उसके बाद पीएचडी के टेस्ट के बारे में गाइड करूंगा। तो अच्छे तरीके से सुनिएगा। टेस्ट कैसे आता है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और बुक्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड होती हैं टेस्ट के अंदर, और टेस्ट कहाँ कहाँ से बनता है, बुक्स कौन कौन सी चाहिए होती हैं, जो अक्सर बच्चे मटेरियल मांग रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसके अंदर गाइड करूंगा। बेटा, सबसे पहले तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एमफिल के टेस्ट के लिए आप जब अप्लाई कर रहे हो तो आप लोगों के पास ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री मौजूद होनी चाहिए, किसकी, बीएस की या एमएससी की डिग्री आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। बीएस या एमएससी की आपके पास डिग्री अगर कंप्लीट होगी तो आप लोग एमएस या एमफिल के टेस्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 15-15 सीटें होती है, 15 एमफिल की हैं और 15 एमएस की हैं। एमएस के अंदर कौन से बच्चे अप्लाई करेंगे? जिन्होंने बीएस किया हुआ है, वो सेम ही फॉर्म होता है। और एमफिल के अंदर कौन अप्लाई करेंगे? जिन्होंने एमएससी 2 साल वाली की होती है या सेमेस्टर सिस्टम में एमएससी की होती है, तो वो एमफिल के लिए 15 सीटों के अगेंस्ट अप्लाई करते हैं। और 15 सीटें जो होती हैं एमएस की, उसके अंदर क्या कहते हैं जी, बीएस वाले अप्लाई करते हैं। मॉर्निंग इवनिंग कभी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मॉर्निंग में एडमिशन तो मस्ट होते हैं, हर साल ही होते हैं। और इवनिंग के अंदर कभी हो जाते हैं एडमिशन, कभी नहीं होते। तो ये जाके डिपार्टमेंट से ही पता चलता है कि डिपार्टमेंट के अंदर के मॉर्निंग में मॉर्निंग का टेस्ट अलग होता है, इवनिंग का टेस्ट अलग होता है। और दोनों के अंदर आप लोग अलग अलग अप्लाई करेंगे, दोनों की अलग अलग फी पे करेंगे। आपने अगर मॉर्निंग में भी करना है तो इवनिंग में भी करना है, तो दोनों दो फॉर्म जमा होंगे, दो टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। तो मॉर्निंग का टेस्ट अलग होता है, इवनिंग का टेस्ट अलग होता है। बाकी क्राइटेरिया सेम है जो मैंने आपको बता दिया। 15-15 सीटें होती हैं। जब से हम लोग 2014 का जो एमफिल का टेस्ट का टॉपर हूँ मैं। अगर आप टाइप करें मुबशर अहमद, नाम टाइप करेंगे तो पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर जोलॉजी डिपार्टमेंट की लिस्ट निकालेंगे तो मेरा टॉप ऑफ द लिस्ट एमफिल की लिस्ट में नाम आएगा। तो 2014 से लेकर अब 2023 आने चला। अब जाहिर है इतनी देर हो गई है तो काफी सारी चेंजेस आई हैं। हमारे टाइम पर शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज वगैरह होते थे, लेकिन अब टेस्ट पैटर्न टोटली एमसीक्यूज बेस्ड है। टेस्ट के अंदर कोई फिल इन द ब्लैंक, कोई ट्रू फॉल्स, कोई इसके अलावा लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते थे। हमारे टाइम पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आते थे, फिल इन द ब्लैंक्स भी आती थी, लॉन्ग क्वेश्चन भी एक आधा होता था, रिसर्च प्रपोजल भी लिखना होता था। वो टोटली डिफरेंट क्राइटेरिया था, लेकिन अब टोटली डिफरेंट हो चुका है, बिल्कुल पीपीएससी के पैटर्न की तरह सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड हो चुका है। तो ये पैटर्न है, आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एमफिल का टेस्ट का पैटर्न। आगे नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है या नहीं होती? बेटा, इसके अंदर जो एमफिल या एमएस का पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया, बीएस या एमएससी की हुई हो तो आप लोग किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बुक्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड है ये आगे जाके मैंने लिखी हुई हैं, तो वो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी कि कौन कौन सी बुक्स हैं। अब एमएस और एमफिल का क्राइटेरिया क्या है पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए? बेटा, इसके अंदर 100 मार्क्स का मेरिट बनता है। 100 मार्क्स का किस तरह से बनता है? एकेडमिक मार्क्स आपके जो बेटा होते हैं वो 40 काउंट होते हैं। रिटन टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं वो भी 40 होते हैं, 80 मार्क्स हो गए। 10 नंबर इंटरव्यू के होते हैं,
इंटरव्यू के अंदर क्या क्या पूछा जाता है ये भी मैं बताता हूँ। पब्लिकेशंस, जो अगर आप लोगों ने बीएससी या एमएससी के अंदर रिसर्च किया तो आपकी पब्लिकेशन है 2 या 3। फर्स्ट ऑथर की जरूरी नहीं है, अगर नाम भी है किसी पब्लिकेशन में तो उसका भी एक नंबर काउंट होता है। तो 5 तक आपके नंबर यहाँ से काउंट होते हैं। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो डिपार्टमेंट के मुताबिक है, अगर हनी बी कलेक्शन में या कहीं पर भी वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट में, या जैसा कि 3 मंथ की कॉन्ट्रैक्ट की कोई जॉब आती है या जू वगैरह के अंदर आपने जॉब की हुई है, या आपका कोई गवर्नमेंट का कोई एक्सपीरियंस है, तो वो आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसके अंदर लगा सकते हैं। स्कूल टीचिंग है गवर्नमेंट की, नॉट प्राइवेट, तो वो कंसीडर हो जाती है। तो हर साल का एक नंबर वो उसके अंदर मिलता होता है। तो वो भी डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि वो उन 5 में से क्या ये एलिजिबल है या नहीं है। तो जब वो मेरिट बना रहे होते हैं तो तब वो डिसाइड करते हैं कि इसका ये जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसने लगाया है वो एलिजिबल है या नहीं है। अगर वो लगा होता है तो एक आधा मार्क मिल जाता है, अदरवाइज नहीं मिलता। तो मोस्टली बच्चों के 90 में से ही मेरिट बनता है। ठीक है, मैंने जब टेस्ट दिया था तो 100 मार्क्स में से मेरे एकेडमिक कोई 34-35 से थे, लेकिन जो टेस्ट में से 100 मार्क्स में से मेरे 74 थे। ठीक है, और वो रिटन टेस्ट के 40% निकाल लिया जाता है। अब सबसे पहले कि एमफिल के अंदर जो अप्लाई करेंगे, जिन्होंने 2 साल एमएससी की हुई है उनका मेरिट कैसे बनता है, और फिर जिन्होंने बीएस किया हुआ है उनका मेरिट किस तरह से बनता है, तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि 40% एकेडमिक मार्क्स किस तरह से होते हैं। अगर बेटा आपके 45% से लेकर 50% तक मार्क्स हैं, 50% से यानी नीचे नीचे हैं, 49 पॉइंट समथिंग भी हैं, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे मैट्रिक में के नंबरों में से। एफएससी के भी अगर इसी तरह से 50 तक हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। बीएससी के भी अगर 50 तक हैं तो 2 नंबर, और एमएससी के भी अगर 50 तक है तो 2 नंबर। तो टोटल आपके यानी टोटल आपके सिर्फ और सिर्फ 8 नंबर बनेंगे। 50% से 55 तक हैं तो आपको 4-4 नंबर मिलेंगे। 55 से लेकर 60 तक हैं तो 5-5 मिलेंगे। 60 से 70 तक हैं तो आपको 7.5 मिलेंगे सारों में से। और 70% से 80% तक मार्क्स हैं तो वो आप लोगों के मैट्रिक में कितने हैं, तो वो हम लोग परसेंटेज काउंट करते होते हैं। अक्सर ये जब रिजल्ट बनाया जाता है तो ये पीएचडी स्कॉलर्स या जो हम लोग रिसर्चर्स हैं तो हम लोग ही ये मेरिट काउंट करते हैं। तो मेरिट इसी तरह से काउंट किया जाता है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के मुताबिक, और क्लरिकल स्टाफ हमारे साथ होता है तो इस तरह से ये काउंट किया जाता है। और जो 80% होता है, 80% या इससे ऊपर आपके मार्क्स हैं, तो मैट्रिक में अगर 80% अबव है तो 10 मार्क्स पूरे मिलेंगे, 10 मार्क्स उसके हो गए। एफएससी के अगर आपके 80% से ऊपर है तो 10 मार्क्स उसके हो गए। बीएससी के अगर 80% से ऊपर है तो 10 मार्क्स उसके हो गए। एमएससी के 10 मार्क्स हो गए। तो टोटल इस तरह से 40 मार्क्स आपके एकेडमिक बन जाएंगे अगर आप एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन बीएस का क्राइटेरिया डिफरेंट है, जाहिर है उसके अंदर बीएससी के मार्क्स काउंट नहीं होते, और एमएससी, बीएससी और एमएससी के अंदर मार्क्स देखें ऊपर आपको ये नजर आ रहा है कि 10 बीएससी के अंदर और 10 एमएससी के अंदर। तो बीएस के अंदर टोटल 20 मार्क्स इसके होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 20 होते हैं। 10 मैट्रिक के, 10 एफएससी के और 20 मार्क्स बीएस के। अब बीएस के अंदर भी हम किसकी बेस पर डिवाइड करते हैं बेटा, सीजीपीए की बेस पर। अगर आपका सीजीपीए 2.5 या उससे नीचे है तो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे, 2.7 है तो 12 मार्क्स मिलेंगे, 3 है तो 15 मार्क्स मिलेंगे, 3.4 है, 3.3 तक है तो आपको 15 मार्क्स से मिलेंगे, 3.4 से लेकर 3.7 तक है तो आपको 17 मार्क्स मिलेंगे, अगर 3.8 से अबव है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। और मैट्रिक और एफएससी में भी 80% से अबव है तो 10-10 उसके, तो 20 ये और 10-10 वो मिला के तो 40 मार्क्स इस तरह से बन जाएंगे। तो ये सीजीपीए की बेस पर होता है बीएस का, और एमएससी के अंदर वो परसेंटेज की बेस पर होता है। इस तरह से एमफिल का एकेडमिक मार्क्स काउंट होते हैं। जो रिटन टेस्ट हैं उसके भी मार्क्स इसी तरह से डिवाइड करके 100 में से 40% वो काउंट कर लिया जाता है। तो वो जितने मार्क्स आते हैं तो वो डिवाइड हो जाते हैं, तो 40 में से ही वो काउंट होते हैं। तो अब इंटरव्यू के अंदर क्या किया जाता है, इंटरव्यू के अंदर बेटा पैनल बैठा होता है, चेयरमैन होता है और सीनियर हमारे प्रोफेसर होते हैं। तो वो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, एमफिल की रिसर्च का इंटरेस्ट पूछते हैं कि किस में आपने रिसर्च की हुई है, आपका कॉन्फिडेंस वगैरह चेक होता है, और बेसिक डेफिनेशंस वगैरह पूछी जाती हैं, एफएससी लेवल की, बैचलर लेवल की, या कोई भी डेफिनेशन जो उनका दिल करेगा वो आपसे पूछ सकते हैं। बाकी मैंने मार्क्स बता दिए, पब्लिकेशंस आपकी होंगी तो उसमें से हर पब्लिकेशन का 1 नंबर मिलेगा, और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी मैंने बता दिया है। वो डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि इसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन्होंने साथ लगाया है डॉक्यूमेंट्स के, आइदर वो एलिजिबल है या नहीं है मार्क्स के। वरना 95 के अंदर से, बल्कि 90
नंबर जो होते हैं ना, ये जो प्रोफेशनल और पब्लिकेशन ज्यादातर बीएस और एमएससी के अंदर बच्चों की होती ही नहीं है, तो 90 में से मार्क्स ज्यादातर काउंट होते हैं बच्चों के। तो इसी के अंदर से ही मेरिट बन जाता है कि 15 टॉप 15 जो स्टूडेंट है एमएस के और टॉप 15 जो एमफिल के स्टूडेंट है वो कौन कौन से रखने हैं, उनकी फिर लिस्ट लग जाती है। ठीक है, फिर पहली लिस्ट लगती है, उसमें जिन्होंने अपीयर होना होता है, जिन्होंने फीस जमा करवानी होती है वो करवा देते हैं। अब अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर जिन्होंने बीएस जूलॉजी या एमएससी जूलॉजी किया हुआ है तो क्या वो और किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं? जी बेटा कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री में कर सकते हैं, एमएमजी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में कर सकते हैं, सीईएमबी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और मोलेकुलर बायोलॉजी है उसमें कर सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन मैं आपको एक ही मशवरा दूंगा, अगर आपकी डिग्री बीएस और एमएससी जूलॉजी है तो एमफिल भी जूलॉजी के अंदर ही करें, चाहे किसी और यूनिवर्सिटी से कर लें। उसका रीजन क्या है कि बेटा डिग्री सैंडविच हो जाती है। फर्ज करें कि मैंने अब किया कि कायदे आजम यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने अप्लाई किया, मेरा कायदे आजम यूनिवर्सिटी में हो गया, एमएससी जूलॉजी थी मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी से, लेकिन अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में मेरा उधर एडमिशन हुआ, मैंने पहला सेमेस्टर उधर किया। तो मुझे सारे लोगों ने गाइड किया कि कब, जब मेरे टीचर्स ने भी गाइड किया कि जब इन्वायरमेंटल की सीटें आएंगी तो जिन्होंने एमएस या बीएस, एमएससी या बीएस इन्वायरमेंटल साइंसेज किया होगा वो आपको करीब भी नहीं लगने देंगे, और है भी रियलिटी थी। जोलॉजी वाले के सीट्स आएंगी तो जिन्होंने एमफिल जोलॉजी किया होगा वो प्रायोरिटी ले जाएंगे। तो दोनों साइडों से प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस वजह से मैंने फिर कायदे आजम यूनिवर्सिटी से छोड़ के दोबारा फिर इधर का टेस्ट दिया। अल्लाह का शुक्र है कि टॉप किया टेस्ट के अंदर, और एमफिल किया, फिर पीएचडी भी जूलॉजी इसी के अंदर ही की। रिसर्च आप जिस टॉपिक पर मर्जी कर लें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, लेकिन बेसिक आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मैं आपको यही मशवरा दूंगा, मेरा सिंसियर मशवरा यही है, अपने एक्सपीरियंस की बेस पर। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 17 ग्रेड जॉब भी हो गई है, और एक एक दो दो नहीं तीन तीन जॉब्स हुई, लेक्चरर बायोलॉजी जूलॉजी, और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की फॉर्म में स्टूडेंट्स भी अब पढ़ा चुके हैं जो कि पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म के थ्रू। आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे टॉप, अगर बीएस और ये पीपीएससी की वीडियोस अगर देखेंगे तो टॉप पर मेरी वीडियोस ही आपको मिलेगी लेक्चरर बायोलॉजी और जूलॉजी के लिए। तो उसके अंदर मैंने मुकम्मल गाइडेंस दी हुई है, तो उसी तरह से मैं एमफिल की भी गाइडेंस दे रहा हूँ कि जूलॉजी के अंदर ही बेहतर है किया जाए। बाकी टेस्ट सिलेबस बेटा किस तरह से होता है कि इसके अंदर 100 मार्क्स होते हैं टेस्ट के, जो 75 मार्क्स हैं बेटा वो सब्जेक्ट के होते हैं, और 25 नंबर जो होते हैं इसके अंदर गैट पोर्शन आता है। 75 मार्क्स जो टेस्ट इसके होते हैं सब्जेक्ट के, उसके अंदर क्या क्या आता है बेटा? 9 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से टेस्ट बनता है, और हर सब्जेक्ट में से 6 से लेकर 10 तक एमसीक्यूज आते हैं हर सब्जेक्ट में से, ये याद रखिएगा। एवोल्यूशन और सिस्टमैटिक्स है तो उस टीचर ने 6 से लेकर 10 एमसीक्यूज बनाए होंगे वो अपने सब्जेक्ट में से। ठीक है, सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है तो उसमें से 6 से लेकर 10 एमसीक्यूज तक होंगे। ये 75 इसी तरह से डिवाइड होते हैं। फिजियोलॉजी और एंडोक्राइनोलॉजी है, हार्मोन्स और फिजियोलॉजी, जनरल फिजियोलॉजी में ब्रेन फिजियोलॉजी वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, जेनेटिक्स में से आते हैं, सेम पैलियोंटोलॉजी और ज़ूलॉजी में से आते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में से आते हैं, बायोकेमिस्ट्री, डेवलपमेंटल बायोलॉजी और वाइल्ड लाइफ। ये वो 9 सब्जेक्ट है। बीएस के अंदर आपने काफी सारे सब्जेक्ट पढ़े होते हैं और एमएससी में भी काफी सारे पढ़े होते हैं, लेकिन इन 9 बेसिक सब्जेक्ट में से जो बीएस में 5वें से लेकर 8वें सेमेस्टर तक होता है, और एमएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर ये जो बेसिक 9 सब्जेक्ट होते हैं, इनके अंदर से ही टेस्ट एमफिल का बनता है, और सारा टेस्ट इन्हीं के बेस्ड ही होता है। वाइल्ड लाइफ के 5-7 क्वेश्चन, जैसा कि कोई वेटलैंड के बारे में आ जाता है, कोई जी नेशनल पार्क के बारे में आ जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आ जाता है, जू के बारे में आ जाता है। इसी तरह से वाइल्ड लाइफ के ये मिलर हाल और फाइलम्स में से आ सकता है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स में से आ सकता है। ठीक है, इसी तरह से डेवलपमेंटल बायोलॉजी है बेटा पंजाब। अब अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर आप लोगों के पंजाब यूनिवर्सिटी के नोट्स होते हैं अपने? बेटा हम लोग नोट्सों से, हमारे टीचर्स नहीं पढ़ाते, हम लोग टेक्स्ट बुक से ही पढ़ते हैं। और जो एमफिल और एमएससी का टेस्ट है, मैंने पिछले 5-6 साल से देखता आ रहा हूँ, तो 5-6 साल के अंदर जो टेस्ट वगैरह देखे हैं तो वो बेटा टेस्ट कैसे किस बेस पर होते हैं? टेक्स्ट बुक में से ही पूछे होते हैं क्वेश्चन। तो जिस बच्चे ने टेक्स्ट बुक्स पढ़ी होती हैं वही पास करता है। खासतौर पर डेवलपमेंटल बायोलॉजी जैसा कि गिलबर्ट की बुक से हम लोगों को पढ़ाई जाती है, उसी में से टेस्ट आता है। बायोकेमिस्ट्री ज्यादातर लहलिंजर की यूज होती है तो लहलिंजर वाले में से आता है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और मोलेस की और उदम की इकोलॉजी है वो यूज करते हैं, या पीएस वर्मा की इकोलॉजी हम लोग यूज करते हैं तो उसमें से आता है। पैलियोंटोलॉजी और ज़ूलॉजी का पोर्शन है, ये एस डॉक्टर सैयद साबर अली की बुक है, उनमें से पढ़ाई जाती है ज्यादातर, तो उनसे हम लोग पढ़ते हैं।
जो ज्योग्राफी और पहले जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स ज्यादातर पीएस वर्मा को कंसीडर किया जाता है, तो उसी में से पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी आपको पता है गाइटन एंड हॉल मेन बुक है, गाइटन एंड हॉल की बुक से पढ़ाई जाती है। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये पीएस वर्मा की बुक से और जेराल्ड कार्प की जो बुक है उसमें से पढ़ते हैं। एवोल्यूशन के लिए हम लोग मार्क रिडले की बुक यूज करते हैं, और सिस्टमेटिक्स की एक ही बुक है मायर की बुक, उसमें से करते हैं। तो ये बुक्स हैं जिनमें से हमारा टेस्ट बनता है, और इन्हीं में से ही टेस्ट ज्यादातर आया करता है। तो जो 25 मार्क्स होते हैं वो बेटा जर्नल गैट के होते हैं। जिस तरह से जीसी यूनिवर्सिटी का गैट का टेस्ट होता है, उसी तरह जो एनटीएस लेता है उसी से मिलता जुलता टेस्ट होता है। तो इसमें बेसिक अर्थमेटिक है। बेसिक अर्थमेटिक हमारे एमके प्रिपरेशन चैनल के ऊपर आप देखेंगे तो बेसिक मैथमेटिक्स के या बेसिक अर्थमेटिक या बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चंस है बेसिक अलजेब्रा हो गया, बेसिक ज्योमेट्री हो गया उससे रेलिवेंट, या फिर परसेंटेज के क्वेश्चंस हो गए वो आ जाते हैं, वर्बल आ जाते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग्स आ जाती हैं कि जी एक बार एक मजदूर ने इतने दिन में ये काम किया तो 10 मजदूर हैं तो वो कितने दिन में ये काम मुकम्मल करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, सिनोनिम एंटोनिम आ जाते हैं, ठीक है, वोकेबलरी आ जाते हैं और ग्रामर का यूजेज आ जाता है, और सेंटेंस कंप्लीशन वगैरह आ जाती है इंग्लिश में से। और 25 नंबर हैं वो गैट के होते हैं, और जो 75 मार्क्स हैं वो सब्जेक्ट्स के होते हैं। सब्जेक्ट मैंने आपको गाइड कर दिए हैं, तो हमारा टेस्ट का परसेंटेज है किस तरह से बनती है वो टोटल मैंने आप लोगों को गाइड कर दी है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि एमफिल का टेस्ट है किस तरह से होता है। बाकी डिपार्टमेंट का भी इसी तरह से है, लेकिन जाहिर है हम जोलॉजी के हैं तो हमें जोलॉजी का मुकम्मल पता है, तो जोलॉजी के मुकम्मल मैंने गाइडलाइन दे दी है। होप सो कि ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगी। तो बाकी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो पीएचडी का क्राइटेरिया, पीएचडी के अंदर बेटा यही है कि हर सुपरवाइजर का अपना टेस्ट होता है, ये याद रखिएगा। आपने अगर वाइल्ड लाइफ में रिसर्च करनी है तो वाइल्ड लाइफ के सुपरवाइजर से मिलें, पैलियोंटोलॉजी के सुपरवाइजर से करनी है तो पैलियोंटोलॉजी के सुपरवाइजर से मिलें, फिजियोलॉजी में करनी है तो फिजियोलॉजी के सुपरवाइजर से करें। तो वो हर सुपरवाइजर का अपना क्राइटेरिया, अपना टेस्ट होता है। वो 100 मार्क्स के एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट देते हैं, तो वो ही आपको सिलेबस गाइड करेंगे। अगर वाइल्ड लाइफ का है तो वाइल्ड लाइफ के सिलेबस में से आएगा, अगर जो है फिजियोलॉजी का है तो फिजियोलॉजी के पोर्शन में से पीएचडी का टेस्ट आएगा। तो पीएचडी का टेस्ट अपने सुपरवाइजर जो कि आप लोगों ने चूज करना होता है, तो उसकी बेस पर पीएचडी का टेस्ट आया करता है। जो एमफिल का टेस्ट होता है वो जर्नल होता है। होप सो कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी, और जो भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। एमके प्रिपरेशन चैनल है, और माई सेल्फ मुबशिर अहमद। और मैंने आपको पहले भी बताया कि लेक्चरर बायोलॉजी हूँ। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 2017 में सिलेक्शन हो गई थी, जब हम एमफिल का स्टार्ट ही था, तो तब भी अल्लाह का शुक्र है जॉब हो गई थी। तो फिर एमफिल और पीएचडी वो साथ साथ कंटिन्यू हम लोगों ने की है। तो आप लोग भी एफर्ट करें तो आप लोग भी इंशाल्लाह इसी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, और जो भी मेहनत करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उसी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और जो जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उस फील्ड में अपनी रिसर्च कीजिएगा, लेकिन बेसिक जो जनरल डिग्री है वो जोलॉजी की आपकी होनी चाहिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। जो भी एमफिल की तैयारी कर रहे हैं वो दिल लगा के तैयारी करें, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। थैंक यू। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे जरूर शेयर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।